Hello everyone, I welcome you all to the Buzzword by Sriram IS Study Center, where we discuss about relevant topics associated to the issues in news. This week's topic is associated to Forest Rights Act 2006. Recently, the government of Odisha has decided to roll out FRA 2006 throughout the state by the end of 2024. So in this video we will discuss about what is FRA 2006 and what are the developments which have taken place recently in association to it. In this video we will be covering what is in news, what is FRA 2006, developments in Odisha, recent developments around FRA 2006. Uh, First of all, we will discuss about what is the news. Recently, the state of Odisha had decided to roll out the Forest Rights Act 2006 completely all across the state by 2024. हाल ही में ओडिशा की राज्य सरकार ने फैसला किया है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 इसे साल 2024 के अंत तक पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. इस इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. The government decision aims at granting all individual, community or habitat rights stipulated in the Act to all the forest dwellers in the state. Odisha has become the first state to take such a step in the direction of complete rollout of the Act. The state has been putting efforts in this direction for last few years and has settled tenurial claims of 4.5 lakh families under the Act and aims to cover remaining 3 lakh families by the end of 2024. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 2024 के अंत तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. अभी तक उड़ीसा में हमें एक बात इसके लिए बैकग्राउंड में जाननी ज़रूरी है. उड़ीसा में 40% क्षेत्र जो है उड़ीसा की टेरिटरी का वो वन्य क्षेत्रों में आता है, फॉरेस्ट कवर के अंदर है. और 21 से 22% आबादी उनकी वन्य क्षेत्रों में रहती है. FRA के तहत वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो अलग अलग तरीके के अधिकार दिए गए हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान किए गए हैं. और FRA ने ये चीज़ रिकग्नाइज़ की है कि वन क्षेत्रों के ऊपर सबसे पहला अधिकार उन कम्युनिटीज़ का है जो कि वहाँ रहती हैं, उन मूल निवासियों का है. आदिवासी अगर वहाँ रह रहे हों तो उनका, या फिर दूसरी लोकल कम्युनिटीज़ का है जो कि वहाँ रह रहे हैं. 2024 के अंदर इसे कंप्लीट रोल आउट का आखिर सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब ये है कि अभी तक फ़िलहाल स्पेसिफिकली ट्राइबल प्लानिंग एरियाज़ पर ही सरकार का फोकस था, जो स्पेसिफिकली पिछड़े हुए ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जिन्हें हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं. उनके ऊपर फोकस था, उन्हें FRA के फ़ायदे पहुंचाने पे फोकस था. अब सरकार ने निर्णय किया है कि पूरे राज्य में FRA को लागू करेंगे. पूरे राज्य में जितने भी लोग वन्य क्षेत्रों में रह रहे हैं उन्हें FRA के तहत जो जो अधिकार और जो जो फ़ायदे मिलेंगे वो सारे के सारे उन्हें 2024 के अंत तक दिए जाए. सरकार ने के इस फैसले के बाद उम्मीद है कि 3 लाख परिवारों को टेन्योरल क्लेम्स यानी ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा. अभी तक 4.5 लाख परिवारों को ऑलरेडी यह मालिकाना हक दिया जा चुका है. और उड़ीसा इस दिशा में पूरे राज्य में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, और वो ऑलरेडी पहला राज्य है जिसने कि इस दिशा में कदम उठाया. So now let's move on to what is Forest Rights Act 2006. In the colonial era, the British diverted abundant forest resources of the nation to meet their economic needs while depriving local communities, especially the forest-dwelling tribal communities, from their rights over the forest resources. As a result, tribal and forest-dwelling communities who had been living within the forest in harmony with the environment and the ecosystem continued to live inside the forest in tenurial insecurity, a situation which continued even after the independence as they were marginalized. तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पहले तो हम ये जानने की इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. जब भारत आज़ाद नहीं था और ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे राज था, उस दौरान जंगल के ऊपर वहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया. उनके कोई अधिकार नहीं है ऐसा माना जाता था. इसके ऊपर राज्य का अधिकार है, ब्रिटिश हुक्मरानों का अधिकार है, ये माना जाता था. जंगलों को काटा बहुत बुरी तरह काटा जाना, दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ करना, सड़क बिछाने, ट्रेन की पटरियाँ बिछाने के लिए,
और दूसरी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना। फॉरेस्ट रिसोर्स के में अगर आपको कहीं मिनरल मिलता है तो वहाँ से मिनरल्स का अबंडेंट एक्सट्रैक्शन करना, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करना। अ, वहाँ और इन सब कामों के लिए आपको जंगल चाहिए तो आपको वहाँ रह रहे लोगों को हटाना होगा। वहाँ से लोगों को न केवल हटाना बल्कि धक्के मार के निकाल देना बिना उन्हें बिना कोई कॉम्पनसेशन दिए, और ये कह के कि आपका इस जंगल पे कोई अधिकार नहीं है, बल्कि वो वहाँ कई पीढ़ियों से वहाँ पे वो आदिवासी और दूसरे समूह में रहते आ रहे हैं। तो ये इस तरीके का व्यवहार आज़ादी के पहले तक होता रहा और आज़ादी के बाद भी स्थिति करीब करीब ऐसी ही रही। हमारी डेवलपमेंटल अप्रोच जो है आज़ादी के बाद भी काफ़ी हाल तक और अंग्रेज़ों के समय भी ज़्यादातर यही रही थी कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में एक एंटेगनिस्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है, एक तरह का एंटेगनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो उन्हें और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट एक खतरा है, एक ऑब्स्टेकल है। अगर जब तक इन्वायरमेंट को आप हार्म नहीं करेंगे इंसानों का विकास नहीं हो सकता, इंसानों के लिए विकास नहीं हो सकता, आप किसी तरह का विकास कर ही नहीं सकते। तो वहीं जो मूल निवासी जिन्हें हटाया जाता था जंगलों से, वो कई सैकड़ों सालों से वहीं पे उन्हीं बने क्षेत्रों में एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रह रहे थे। सो इन आदिवासियों को वहाँ से हटाए जाने की वजह से न केवल उनके अधिकारों का हनन हुआ है, बल्कि जो तरीके उन आदिवासियों को एफिशिएंट एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के पता थे, वो तरीके भी हमने गवा दिए हैं। और साथ में एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा और उन सब उसका खामियाजा हम सभी बहुत अच्छे से भुगत रहे हैं। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेकर आए। In 1988, National Forest Policy came into being, which recognized the symbiotic relationship between forests and forest-dwelling communities. The policy called for the need to associate tribal people in the protection, regeneration, development of forests. As a result, the scheduled tribes and other traditional forest-dwelling community dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006, or simply called the Forest Rights Act, was enacted to protect the marginalized socio-economic class of citizens and balance the right to environment with their right to life and livelihood. 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन नीति लाई गई, जिसके तहत पहली बार इस चीज़ को माना गया कि इन्वायरमेंट के बीच में और इंसानों के बीच में, जंगल के बीच में और जंगल में रह रहे लोगों के बीच में, वहाँ रह रही कम्युनिटीज़ के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इंसान स्पेस को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, तो फॉरेस्ट उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस चीज़ को माना और NFP ने ये भी चीज़ मेंशन करी कि अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस चीज़ में हमें लोकल कम्युनिटीज़ को, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आखिर एफिशिएंट तरीके से हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज का कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एंसेस्ट्रल नॉलेज है पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट, ये सवाल भी आता है। क्या केवल कुछ शहर में रह रहे लोगों का डेवलपमेंट, क्या जो कम्युनिटीज़ वहाँ से निकाली गई, क्या उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता? क्या ये ज़रूरी है कि अगर उनका डेवलपमेंट करना है तो उन्हें हमें वनों से बाहर धकेलना होगा? NFP ने माना है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें वहीं पे रह के जंगल के साथ हार्मनी में विकास करना होगा, और इस विकास की कड़ी में जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका रोल बहुत अहम होगा, बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होगी। इसके नतीजे में क्या जो निकल के आया नतीजा वो ये था, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसे हम FRA के नाम से भी जानते हैं, उसे लागू किया गया ताकि जो अधिकार अंग्रेज़ों के समय में और आज़ादी के बाद मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के जाते रहे हैं, उन्हें वापस से रिक्लेम किया जा सके, उन्हें वो वापस से राइट्स प्रोवाइड किए जा सके। एंसेस्ट्रल एक्सप्लॉयटेशन को हम अंडू कर सकें। So now let's turn to what are the provisions of the Act. Under the Act, tenurial security over forest land under the occupation prior to December 13, 2005, recognition of community right over forest and forest products, protection of and conservation of community forest resources, conservation of all forest villages and rehabilitation located inside the forest land into revenue villages,
in situ rehabilitation of displaced persons evicted without compensation prior to December 13, 2005। इस एक्ट के तहत कुछ अहम प्रावधान है। सबसे पहले यह मानता है कि वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों का वन क्षेत्रों के उत्पादों के ऊपर, वन क्षेत्रों के रिसोर्सेज के ऊपर सबसे पहला अधिकार है, पहली चीज़। दूसरा, जो भी व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 के पहले वन क्षेत्र में अगर कहीं पे बसा हुआ है, कहीं पे खेती कर रहा है, उसका घर है, आधिकारिक रूप से वो उस ज़मीन का वो मालिक है। तीसरी चीज़, जो भी गांव बसे हुए हैं, मान लीजिए कोई आदिवासी समूह है, उनका कोई गांव है जंगलों में, कोई ह्यूमन हैबिटेशन है। अब तक क्या होता था, 2006 के पहले तक सरकार के नज़र में वो गांव थे ही नहीं, वो गांव एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो केवल जंगल था वहाँ। लेकिन सरकार ने माना कि क्योंकि हम इन गाँवों को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, आदिवासियों के गाँव को, तो इस वजह से समस्या ये आती है कि जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, सरकार के जो स्कीम्स होती हैं, अलग अलग योजनाएं होती हैं, वो उन तक पहुंचती नहीं है, विकास के कार्य उन तक पहुंच ही नहीं पाते, जिस वजह से बाकी दूसरे तरीके के खतरे उपजते हैं, जैसे नक्सलवाद हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई। इस चीज़ से निपटने का ये निदान निकाला गया कि जो भी ऐसे गाँव हैं उन्हें रेवेन्यू बेस्ड डिक्लेयर किया जाए, आधिकारिक रूप से गाँव माना जाए, ग्राम पंचायत बने, और वहाँ जितनी स्कीम बाकी देश के गाँव और ग्राम पंचायतों तक पहुँच रही है, ग्राम सभाओं तक पहुँच रही है, ठीक उसी तरीके से सेम चीज़ें इन गाँवों तक भी पहुँचे, और इसका फ़ायदा भी देखने को मिला है। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा, जो लोग, उसके बाद बात आती है इन सिटू रिहेबिलिटेशन की। जिन लोगों को 13 दिसंबर 2005 के पहले वन क्षेत्रों से विकास के कार्यों के लिए निकाला गया था बिना किसी कॉम्पनसेशन के, उन्हें कॉम्पनसेट किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें वापस से रिहेबिलिटेट कहीं और किया जाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ एंसेस्ट्रल डोमेन, राइट टू पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप्स, जैसे हमने बात करी थी। एंसेस्ट्रल, क्योंकि सैकड़ों सालों से आप रहते आ रहे हैं, आपका अधिकार बनता है उस क्षेत्र पे, तो उस अधिकार को इस एक्ट में माना गया। साथ ही इस एक्ट में ये भी माना, एक चीज़ प्रोवाइड की है, वो है सीजनल एक्सेस टू नोमैटिक, पेस्टोरल एंड सेमी नोमैटिक कम्युनिटीज़ ओवर फॉरेस्ट लैंड। जो भी कम्युनिटीज़, कई सारी कम्युनिटीज़ जिन्हें घुमतू जातियाँ कहते हैं, कई सारे आदिवासी समूह हैं जो कि अपने साथ में बंजारे, जिन्हें कुछ क्षेत्रों में कहा जाता है, वो अपने साथ में मवेशी लेके घूमते हैं, एक ग्रास लैंड से या एक पेस्टोरल एरिया से दूसरे एरिया की तरफ सीजनल मूवमेंट होता है। सो उस चीज़ को इस एक्ट में अलाउ किया गया है कि सीजनल एक्सेस वन्य क्षेत्रों का इन्हें पूरी तरह मिलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। Conversion of all lease granted by erstwhile government जमींदार एंड किंग इनटू परमानेंट लैंड रिकेट्स। जो भी ज़मीनें आज़ादी के पहले की जो भी सरकारें थी, जो भी राजा थे, ज़मींदार थे, जो भी ज़मीनें उन्होंने ग्रांट की थी लोगों को, उन सभी ज़मीनों को परमानेंटली लैंड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, यानी आधिकारिक रूप में माना जाएगा कि जिस व्यक्ति को पिछली सरकार ने आज़ादी के पहले ज़मीन ग्रांट की, वो ज़मीन उसी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट्स इन ओडिशा। Odisha aims to cover all the territory under FRA 2006 by 2024. It is important to note that roughly 40% of Odisha's total geographical area is under forest cover, with 22% of its total population residing in these forests. It is the first state in the country to make budgetary provision for the implementation of the Central Act. Last year, forest rights committees were functioning in tribal subplan areas. Now they have been extended to the entire state. The mission, currently under Finance Department and Planning and Convergence Department scrutiny, aims at granting tribal communities their rightful ownership. इसकी बात अभी मैंने स्टार्टिंग में की थी। 40% वन क्षेत्र, ओडिशा का जो टोटल एरिया है उसका 40% हिस्सा जो है वन क्षेत्रों में आता है, और 22% एरिया जो है वो 22% जो आबादी है वो इन वन क्षेत्रों में रहती है। उड़ीसा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जो कि इन सभी लोगों को FRA के तहत के अधिकार देगा। अब तक ये अधिकार स्पेसिफिकली ट्राइबल सब प्लान एरियाज़ में इनके इम्प्लीमेंटेशन, FRA के इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस था। अब फोकस पूरे इंटायर स्टेट पे होगा, पूरे स्टेट में FRA की इस इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंड किया जा रहा है।
As of March 2022, roughly 6,27,000 claims had been received by Gram Sabhas, of which 4,52,000 claims were upheld and titles disputed. Odisha has an estimated 7.32 lakh potential claimants, which indicates that around 3 lakh eligible families are still left out. While ST and SC development departments remain the nodal agency for the act implementation, forest rights cells would function from the from the state level right down to the tehsil level. Besides district level nodal officers, civil society organizations, Panchayati Raj institution members, revenue inspectors and local youth will work in tandem for faster implementation of the act. कितने क्लेमेंट्स हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो चीज़ जानने लायक है, जो ज़रूरी है, वो ये है कि उड़ीसा जिस तरीके से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम एंड रोलिंग आउट ऑफ सच स्कीम्स. एक्ट को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उड़ीसा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो एक सेंट्रलाइज तरीके से चीज़ नहीं कर रहे हैं. वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज विकेंद्रित तरीके से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं. राज्य के स्तर पे डिपार्टमेंट है, SC ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, नोडल एजेंसी है मेन, लेकिन उसके नीचे भी ज़िला स्तर पे भी डिपार्टमेंट्स हैं, ज़िला से लेकर तहसील स्तर पे भी डिपार्टमेंट हैं. और उस वहीं नहीं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो आम लोग हैं, जो आम यूथ हैं, लोकल यूथ हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाने का फैसला किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैले. ये सो अब ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ये कैसे जागरूकता फैलाएंगे, आखिर इनका रोल क्या है. रोल ये है क्योंकि यहाँ पे टेन्यूरल क्लेम सेटलमेंट की बात आती है, तो टेन्यूरल क्लेम सेटलमेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है. पहला कि सामने वाला क्लेमेंट हो कि ये ज़मीन इस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हमें इसका क्लेम दो, हमें इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए आधिकारिक रूप से. दूसरा, उस क्लेम को कंफर्म करने के लिए भी कोई होना चाहिए. मान लीजिए मैं गया सरकार के पास कि मेरे पास ये पैच ऑफ लैंड है, इस पर मैं कई सालों से रह रहा हूँ, मुझे इस पर इसका मालिकाना हक आधिकारिक रूप से FRA के तहत मिलना चाहिए. लेकिन सरकार ये चीज़ डबल चेक कैसे करेगी? अब इसमें आप कई लोग बोल सकते हैं, अब आपके पास आधिकारिक रूप से तो कोई रिकॉर्ड है नहीं. कई लोग बोल सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करेंगे. हाँ करेंगे, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी अपनी सीमाएं होती हैं. और हमें ये भी बात समझनी होगी कि जिन जगहों की हम बात कर रहे हैं उनमें से कई जगहें ग्रामीण क्षेत्र मानी ही नहीं जाती. तो इस चीज़ के लिए लोकल यूथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका सहारा लिया जाएगा, जो कि लोगों तक जागरूकता फैलाएंगे कि वो अपना जो मालिकाना हक है, जो भी राइट्स दिए गए हैं FRA के तहत, उससे क्लेम करे सरकार से, और साथ में सरकार उस चीज़ को डबल चेक करे. सो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है विकेंद्रित तरीके से किसी भी नीति को लागू करने का. So now let's talk about another development associated to FRA 2006. Recently, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change released amended version of the Forest Conservation Rules. The Forest Conservation Rules deal with the implementation of the Forest Conservation Act 1980 and prescribes the procedure to be followed for forest land to be diverted for non-forestry uses such as road construction, highway development, railway line, mining, etc. The government claims that these amendments to be necessary for streamlining the process of approvals. Previously, it was necessary for the state government to ensure the implementation of provisions of the FRA 2006 while diverting forest land, which under the FRA belongs to the forest dwellers. तो हाल में हुआ ये है कि आप में से कई लोगों ने FCAR के बारे में नाम सुना होगा, सॉरी FCA के बारे में, फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट 1980. इसमें ये माना गया था कि वन क्षेत्रों को बचाने की ज़रूरत है. FCA बताता है कि वन क्षेत्रों को सरकार को कैसे बचाना चाहिए, उसके क्या प्रावधान है, और किस तरीके से FCA को लागू किया जाएगा. उसे लागू करने के लिए FCR होता है, यानी फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन रूल्स. ये किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी वन क्षेत्र को किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए साफ़ करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और वहाँ पे आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जैसे रोड हो गया, माइनिंग हो गया, एक्सेट्रा.
वैसी कंडीशन में FCR में चीज़ें नियमबद्ध तरीके से लिखी हुई हैं कि किन किन नियमों का क्या प्रोसेस फॉलो होगा ऐसे डाइवर्जन का, इस तरीके के लैंड यूज डाइवर्जन का क्या प्रावधान है, क्या नियम कायदे सरकार को मानने होंगे और क्या नियम कायदे उस एजेंसी को मानने होंगे जो ये कंस्ट्रक्शन करेगी। अब तक जब FRA 2006 में आया, 2006 में जब FRA आता है, तो उसके बाद सरकार ने FCA, FCR और FRA तीनों को आपस में जोड़ दिया कि FCR के अंदर ये चीज़ ऐड की गई कि अगर आप किसी भी लैंड को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, किसी फॉरेस्ट लैंड को आप किसी और डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको FRA यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का ध्यान रखना होगा। जो अधिकार मूल निवासियों को दिए गए हैं उनका ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप जंगल साफ़ कर रहे हैं, आप विकास के नाम पे आप डैम बनाने जा रहे हैं, आप रोड साफ़ कर रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो लोग वहाँ से बेघर होंगे, जो लोग वहाँ से रह रहे हैं, जो कि एंसेस्ट्रल रिसोर्सेज से अलग होने वाले हैं, उनके अधिकारों को नुकसान पहुँचे, इसलिए FCR बनाया गया था और FRA से उसको जोड़ दिया गया। अब तक ये एक्सप्लिसिटली नोटेड था FCR में कि FRA के तहत जो अधिकार हैं उन्हें राज्य सरकार को इंश्योर करना होगा कि अगर इस तरह का कोई डाइवर्जन हुआ है तो वो अधिकार उन कम्युनिटीज़ को दिए गए हैं, उनका रिहेबिलिटेशन हुआ है और बाकी जो भी चीज़ उसमें लिखी गई। But in the amendment rules, there are no such categorical mention of the rights and rehabilitation of community residing in the forest. Critics point out the weakening of the role of Gram Sabha in granting consent for any such diversion of the forest land. The amendments appeared to many to be contradictory against the spirit of the FRA 2006. So बदलाव रूल्स में जो किया गया है वो ये किया गया है कि अब सीधे एक्सप्लिसिटली नए जो रूल्स हैं उनमें ये नहीं लिखा गया है कि राज्य सरकार को FRA के तहत जो अधिकार दिए गए हैं लोकल कम्युनिटीज़ को, लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, वो देने ही देने होंगे। वो इंश्योर करना होगा कि उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है, इसका कोई, और उन्हें रिहेबिलिटेट करना होगा। इस चीज़ का कहीं पे कोई कैटेगोरिकल मेंशन नहीं है। पास थ्रू मेंशन है, टू बी नोटेड, पास थ्रू मेंशन ज़रूर किया गया है कि सरकार को मूल निवासियों के अधिकारों का ध्यान रखना होगा, बस इतना मेंशन है। एक्सप्लिसिट अलग से मेंशन नहीं किया गया है कि किस तरीके से प्रोसेस क्या होगा इस चीज़ का, जो कि अब तक मेंशन था। इस वजह से कई लोगों का मानना है कि FRA के स्पिरिट में कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरा, अब पहले अगर कोई कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती थी, कोई डेवलपमेंट इस तरह की होती थी, तो ग्राम सभा से NOC लेना होता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की लोकल कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन होता है, उन्हें वो इस चीज़ को समर्थन करते हैं। अब जो नए नियम लाए गए हैं उसमें इस चीज़ को हटा दिया गया है, अब NOC की ज़रूरत ग्राम सभा से लेने की नहीं पड़ेगी। सरकार का कहना है कि वो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी सरकार कैरी आउट करने जाती है, लेकिन परेशानी हो जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काफ़ी विरोध करते हैं। कई बार वो विरोध इतना बढ़ जाता है कि विकास की ज़रूरत होने के बावजूद भी विकास नहीं हो पाता है, कोई भी अगर सड़क बिछानी हो नहीं बिछ पाती, तो ये एक समस्या आ जाती है। इस चीज़ पे सरकार का कहना है कि वो इस नए नियमों के ज़रिए प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। सो यही चीज़ें हैं। सो दिस वॉज फॉर टुडे गाइस। डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।